हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे। वो है कि क्या कनाडा ने 10 साल का मल्टीपल वीज़ा देना बंद कर दिया है, और अगर वो दे रहा है तो किन कंडीशन में दे रहा है। आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा या मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। अगर दोस्तों आपके भी यही क्वेश्चन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अब क्या चेंजेस हुए हैं, यानी कि आईआरसीसी जो स्टाफ मेंबर हैं वो अब किन गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या गाइडलाइन है सिंगल वीज़ा के लिए और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए, और जो ये पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो इनके पीछे रीज़न क्या है। देखो, हर चीज़ जब चेंज होती है, कोई भी पॉलिसी है, तो उसके पीछे एक कंक्रीट जो है रीज़न होता है। तो वो क्या है, उसके बाद में इनकेस आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने वाले हैं कमिंग डेज में, यानी कि इनकेस आज आप सबमिट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में सबमिट करने वाले हैं, तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं जब एक आईआरसीसी स्टाफ वीज़ा को इशू करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ का इतनी ज़्यादा वीडियोस में इतना ज़्यादा जो है रोला पड़ रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनाडा बंद हो चुका है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, विजिटर वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो गाइडलाइन आई थी ये 6 नवंबर 2024 को आई थी, और ये आईआरसी स्टाफ के लिए आई थी। यानी कि अब जो वीज़ा ऑफिसर है वो किन गाइडलाइन का पालन करेंगे आपको वीज़ा देने के लिए, क्योंकि हम जब अप्लाई करते हैं हम एज ए एप्लीकेंट होते हैं, वीज़ा ऑफिसर ही हमें वीज़ा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस में इन्होंने चेंज की हैं। उन्होंने कहा है कि जो पहले मल्टीपल एंट्री जो मैक्सिमम वैलिडिटी के साथ आता था, यानी कि जो हमारे पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट तक या बायोमेट्रिक एक्सपायरी डेट तक आता था, उसे हम अब स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले उनके पास कोई ऐसा लॉ नहीं था जिसमें वो आपकी जो वीज़ा की वैलिडिटी है उसे घटा सकें। तो अब उनके पास एक लॉ है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जजमेंट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा देना है, और जो उसकी ड्यूरेशन रहेगी वो कितने टाइम तक रहेगी। तो ये बेसिक सा एक इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की, बट यहाँ पे कई ऐसे विद्वान हैं यूट्यूब पे जिन्होंने इसे टोटली ही अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देगा तो वो किन बेस पे देगा, क्योंकि उनके पास एक गाइडलाइन है। पहले क्या होता था कि हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका वीज़ा आता था, बट वीज़ा ऑफिसर के पास कोई ऐसी पावर ना होने की वजह से कि वो आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल फंड को, हेल्थ को चेक करे और उसके बेस पे आपको वीज़ा दे। बट अब क्या है, अब उन्होंने जो 4 एक फैक्टर बनाए हैं जो एक आपको मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री वीज़ा में आपको जो वीज़ा ऑफिसर को वो हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला क्या फैक्टर है वो है पर्पस ऑफ विजिट। अगर जो एप्लीकेंट है वो वन टाइम इवेंट के लिए, जैसे कि कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग और टूरिज्म के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे आपको सिंगल एंट्री वीज़ा या शॉर्ट टर्म जो एंट्री वीज़ा है वो आपको वो दे सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि क्या कोई बंदा कनाडा में रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, यानी कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो पहले भी कनाडा में आए हैं और नियर टाइम में आए हैं, और क्या उनका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है। अगर आप इन 2 सिनेरियो में हैं, अगर मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, आप रेगुलर कनाडा विजिट करते हैं, या आपके पास कोई वहाँ पे फैमिली मेम्बर है और आप उनके पास रेगुलर जाते हैं, तो आपको मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा ही यहाँ पे इशू होगा। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि जो माइनर हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं और जो माइनर हैं, और क्या उन्हें बार बार ऑथोराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आप वहाँ पे हैं और आपके जो माइनर यहाँ पे किड्स हैं, आपकी फैमिली है, तो उन्हें हर बार लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीज़ा ऑफिसर देख सकता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको तब भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे सकता है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे पर्पसेस हैं जहाँ पे हमें किसी दूसरे मेंबर की हेल्प करनी होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका फैमिली मेंबर कोई क्रिटिकल इल है या नियर टू डाई है। अगर मान लीजिए कि आपका जो रिलेटिव है वो आईसीयू में है, हॉस्पिटलाइज है, और वहाँ पे आपको ज़रूरत है आपके उनके पास जो आपकी केयर के लिए, तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे सकता है, और ये लॉन्ग टर्म वीज़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। मान लीजिए कि अगर हो सकता है कि वो 5 दिनों में ठीक हो जाए, हो सकता है वो 5 महीने में ठीक हो, और हो सकता है कि वो
1 साल में, ठीक है। तो जो आपका वीज़ा है ये आपकी जो वहाँ पे पर्पस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ अगर आपका जो रिलेटिव है वो नियर टू डाई है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले सब कुछ लिख के देते हैं, तो अगर आपके पर्पस में ऐसा कुछ है तो हो सकता है आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिले। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी अब वीज़ा आएंगे वो पर्पस ऑफ विजिट पे आएंगे। इनकेस आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करने वाले हैं तो मेक श्योर करें कि जो आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो क्लियर हो, वहाँ पे हर चीज़ आपने बतानी है। पहले क्या होता था कि पहले आप अपनी फ़ाइल खुद लगा के वीज़ा ले सकते थे, बट अब क्या हुआ, अब इतने ज़्यादा इन्होंने वीज़ा ऑफिसर्स को जो पावर दे दी है, अब आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, जिसमें इन्होंने कहा है फंड्स को रिलेटेड। इन्होंने कहा है कि आप चेक करें कि जो एप्लीकेंट है क्या उसके पास स्टेबल ऑनगोइंग सोर्स ऑफ फंड है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस। मान लीजिए कि आपने पिछले आप 5 साल से काम कर रहे हैं, आपके पास रेगुलर जो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है और आपके पास एक बैलेंस मेंटेन है, आपके पास उसके प्रूफ हैं, यहाँ पे ज़्यादा चांस होंगे कि आपको जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिले। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ये चेक करें कि क्या जो एप्लीकेंट है उसके पास सफिशेंट फंड्स हैं कि वो अपनी मल्टीपल एंट्रीज़ को अफोर्ड कर सके। और दूसरे पॉइंट में, इनकेस अगर आपके पास आपने सिर्फ 6 महीने हुए हैं आपको जॉब करते हैं, आपके पास कोई भी आईटीआर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, हो सकता है वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा दे। फिर उन्होंने कहा है कि जो इनविटेशन बेस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो आपका इनवाइटर है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपका फ्रेंड है और वो कनाडा में है, और क्या वो आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। अब एक्सपेंसेस में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जी हम इन्वाइटर के पास रहेंगे, अकोमोडेशन वो देंगे, फूड वो देंगे, बाकी जो एक्सपेंसेस है वो हम करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वीज़ा ऑफिसर है वो इन्वाइटर की स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करेगा। और इन केस अगर आप 100% स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे कोई फंड नहीं है, मेरा जो स्पॉन्सर है वही मेरा खर्चा करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसे इन्वाइटर के जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद में ये भी इन्होंने कहा है कि आप जो रिलेशनशिप है उसे भी आप चेक करें कि क्या एप्लीकेंट ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा है कि जो इन्वाइटर है उसका कनाडा में क्या स्टेटस है। मान लीजिए कि आप ऐसे बंदे की इनविटेशन लेते हैं जो खुद विजिटर वीज़ा पे गया था और उन्होंने वहाँ पे जाके इसे चेंज करवाया, तो यहाँ पे कम चांस होंगे आपके वीज़ा आने के। और इन केस अगर उन्होंने बिल्कुल लीगल तरीके से अपना जो स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट करवाया, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस होंगे आपके वीज़ा आने के। उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्या जो इन्वाइटर है इसने दूसरे लोगों को भी इन्वाइट किया है। पहले क्या था कि ऐसी कोई भी नहीं होता था कि काउंटिंग नहीं होती थी। मान लीजिए मैं अगर कैनेडियन सिटीज़न हूँ तो मैं आपको, आपकी फैमिली को या किसी और मेंबर को अप्लाई जो इनवाइट कर सकता था। बट अब क्या है, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने बंदों को इन्होंने बुलाया है और जो उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं कि मल्टीपल विजिट के लिए हम इन्हें वीज़ा दें। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे कॉन्फ्रेंस है या बिजनेस मीटिंग है, तो बिजनेस मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो एप्लीकेंट के एम्प्लॉयर से हैं, जो मान लीजिए कि आपकी कनाडा में कंपनी है और आपने वहाँ पे आपका इनविटेशन आया है कॉन्फ्रेंस के लिए और आपके बिजनेस मीटिंग के लिए, तो ये चेक करेंगे कि जो भी कंपनी की बैलेंस शीट है या जो भी कंपनी की स्टेटमेंट है क्या उसमें इतना फंड है कि वो आपके स्पॉन्सरशिप लेटर है उसे वेरीफाई कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फंड्स को लेके, जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर फंड्स के आधार पे सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा देगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है मेडिकल बेस पे, इन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेंट है, क्योंकि हमें एप्लीकेशन में ये बताना पड़ता है कि मेडिकल कंडीशन कैसी है। अगर उन्होंने कहा है कि जो आपकी जो पुराने टाइम में जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, शॉर्ट टर्म एंट्री वीज़ा मिलेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर जो एप्लीकेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी दो चीज़ें हैं। हो सकता है कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो 15 दिनों के लिए हो सकता है वो महीने के लिए हो, तो वहाँ पे क्या चीज़ है, आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा मिल सकता है। और इन केस आपकी जो मेडिकल है वो लंबा चलने वाला है, साल चलने वाला है, 2 साल चलने वाला है, तो आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मल्टीपल एंट्री के साथ यहाँ पे दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो क्लाइंट है क्या उन्हें मिटिगेशन प्लान, जो इनका हेल्थ इंश्योरेंस है
और वो कितने टाइम तक वैलिड है, क्या वो साथ में सबमिट किया है इनकेस वो मेडिकल बेस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर मान लीजिए कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं और आपके पास 2 साल की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें हर एक तरह का जो एक्सपेंस है वो कवर है, तो आपको 2 साल का वीज़ा मिल सकता है। इनकेस आप लंबे टाइम के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं बट आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सिर्फ 1 साल के लिए है, तो वहाँ पे आपको 1 साल का वीज़ा मिल सकता है। तो ये मेडिकल बेस है, ज़्यादातर लोग इस बेस पे वीज़ा अप्लाई नहीं करते, बट हाँ कुछ केसेस में जो है मेडिकल बेस पे वीज़ा अप्लाई किया जाता है। और इन केस अगर आपका यही पर्पस है तो आपको सबसे पहले जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको चेक करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कुछ और रीज़न जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने चेक करने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने कहा है कि क्या एप्लीकेंट ने स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री जिसमें इनकी एम्प्लॉयमेंट और फैमिली डिटेल्स को बताया है। अगर दोस्तों आप सिंगल हैं, आपने अभी शादी नहीं की और आपकी जो है बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉयमेंट है, तो आपके टाइस कमज़ोर होंगे, आपके टाइस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि आप इन वजह से अपनी होम कंट्री आओ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको जो वीज़ा है सिंगल एंट्री मिल सकता है। दूसरे केस में अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आप पुराने टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपके पास जो है काफ़ी अच्छे टाइस हैं जिसकी वजह से आप वापस आओगे, तो आपको वीज़ा ऑफिसर मल्टीपल लॉन्ग टर्म वीज़ा एंट्री दे सकता है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि क्या जो एप्लीकेंट है वो कभी अपनी होम कंट्री से बाहर गया है, यानी कि चाहे वो टूरिज़्म बेस हो चाहे वो वर्क बेस हो, तो क्या वो बाहर गया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्या कनाडा में कभी वो वापस आया है, कनाडा में कभी आया है घूमने के लिए, और जब आया था तो क्या उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो फॉलो की थी। इन केस आप कनाडा में जाते हैं, आप कनाडा में लीगल नहीं रहते, आप जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है आप उसी हिसाब से वापस अपनी होम कंट्री आ जाते हो, तब दोस्तों आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है। और इन केस अगर आपने वहाँ पे जाके टर्म एंड कंडीशन या रूल को फॉलो नहीं किया तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा जो वीज़ा ऑफिसर है वो दे सकता है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि क्या जो एप्लीकेंट है वो कनाडा से या किसी और कंट्री से पहले रिफ्यूज़ हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और ये क्योंकि जो रिफ्यूज़ल्स हैं कनाडा की खासकर इन दिनों काफ़ी हैं, और अगर क्योंकि आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो ये वीज़ा ऑफिसर ज़रूर चेक करेगा कि इनका पुराना पर्पस क्या था। अगर आपका पुराना पर्पस टूरिज़्म था और आप सेम पर्पस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपको जो है सेम टाइम ड्यूरेशन का वीज़ा दे सकता है। और इनकेस अगर बार बार आपका जो पर्पस है वो चेंज हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आईआरसीसी स्टाफ के लिए इशू कही हैं, और इन सब का जो लिंक है, जो ऑफिशियल लिंक है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके इसे प्रॉपर इसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आईआरसीसी को इतना जो है अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ी। तो सबसे पहले है कि जो विजिटर हैं वो मिसयूज़ करते हैं अपने वीज़ा का। तो होता क्या है कि जो अगर हम इंडियन ट्रैवलर की बात करें तो वो कनाडा जाते हैं, कनाडा से एज ए ट्रांजिट वीज़ा इसे यूज़ करते हैं यूएसए के लिए, वो भी बिल्कुल इलीगली, जिसे हम डोंकी कहते हैं। तो कनाडा और यूएस 100,000 ऑफ किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। अब धीरे धीरे जब अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये चीज़ें पता लगी हैं तो उन्होंने पॉलिसी को ही यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्योंकि देखो विजिटर वीज़ा सिर्फ आपको इतनी पावर देता है कि आप वहाँ पे जाके घूम सको, ना कि आप इलीगल आप एक्टिविटी कर सको। उसके बाद जैसा कि न्यूज़ में है कि कनाडा जो है टेम्परेरी रेजिडेंट्स के जो नंबर्स हैं उसे कम कर रहा है, तो हो सकता है कि शायद ये भी इसी का एक पार्ट हो। बैकलॉग है कनाडा में, जैसे अगर हम इंडिया की प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 100+ डेज जो हैं अभी भी हैं। तो ये कनाडा अब ये नहीं चाहता कि ये और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर इन्होंने अब क्लैरिफाई कर दिया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, तो ये वीज़ा ऑफिसर के लिए भी आसान हुआ है, क्योंकि वो अब जो है आपको जो डिसीजन है वो दे सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो कनाडा की प्रोसेसिंग टाइम है वो दोबारा नॉर्मल आएगी, वीज़ा में भी जो है अभी क्योंकि अप्रूवल रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि अब उनके पास एक लॉ है जहाँ पे वो आपको डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले क्या था कि मान लीजिए कि आपने होटल बुकिंग पे वीज़ा लगाया, होटल बुकिंग पे वीज़ा लगा के आपके पास डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ना ही वो सिंगल विजिट के लिए थे ना ही मल्टीपल विजिट के लिए, बट वीज़ा ऑफिसर के पास कोई ऐसा लॉ नहीं था कि वो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा दे सके।
तो अब क्या चीज़ है, अब उनके पास पता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपए हैं और वो चाहता है कि आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो, आपके पास 5 मेंबर हैं और वो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा देगा। वहीं दूसरे केस में अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप होटल के लिए या आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आपको वो मल्टीपल वीज़ा देगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके पर्पस पे, आपके फंड पे और इन केस जो आपकी वहाँ पे क्या एक्टिविटी है। अब दोस्तों अगर आप कमिंग डेज में आप कनाडा की फाइलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो पर्पस ऑफ विजिट का प्रूफ आपको देना होगा। इसमें क्या चीज़ है कि अगर आप टूरिज्म के लिए जाते हैं तो आपको होटल बुकिंग, ट्रैवल आइटनरी, कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट आपको देना चाहिए। उसके बाद में इनकेस आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आपको बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकेस आप विजिटिंग फैमिली के लिए, आप फैमिली के पास जा रहे हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया तो आपको डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से तैयार करनी चाहिए। और जो है इनकेस अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन में पूरी तरह साफ होना चाहिए कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो क्या है, क्योंकि अब जो है इन्हीं बेस पे आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट, इसमें आपको ये बताना है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि आप अपने जो स्टे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ है वो दे सकते हैं। इनकेस आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप स्पॉन्सरशिप लेटर या इनविटेशन लेटर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेटर ऑफ इनविटेशन, इनकेस अगर आपको कनाडा से किसी ने इनवाइट किया है तो आपको इनविटेशन लेटर जो है वो साथ में लगाना है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है। और उसके बाद दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो आपको एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना है जो आपके एंटायर स्टे को कवर करता हो। मान लीजिए कि आपने 2 साल का वीज़ा यहाँ पे कहा है अपने कवर लेटर में हमें 2 साल लगेंगे, बट आपकी जो पॉलिसीज़ है वो 6 मंथ की हैं, तो वहाँ पे आपको जो है सिंगल टर्म वीज़ा मिलेगा। और इन केस आपने 2 साल का क्लेम किया है तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी 2 साल तक वैलिड होने चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, जिसमें हमने ये कोशिश की कि आपको समझा सकें कि कनाडा बंद नहीं हुआ है। कनाडा अब भी वीज़ा दे रहा है, लोगों के पीपीआर आ रहे हैं। दूसरा, अगर जो आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री में कन्फ्यूज़न है तो वो भी मैंने इस वीडियो में कवर की कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कवर करने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अभी कनाडा बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में मैंने खुद सुना कि आप लोग कह रहे हैं कि अब कनाडा दोबारा ओपन नहीं होगा, कनाडा के वीज़ा बंद हो चुके हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताई है वो ऑफिशियल है, IRCC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।